हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट फिजिक्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चली है उसके टेस्ट 5 को देखने वाले हैं। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे वहाँ पे ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन को, फटाफट देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और इसके लिए समय भी स्टार्ट है, तो जवाब करेंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की बीमा है, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क्यू इज। तो बल आघूर्ण की बीमा के बारे में कह रहा है। तो बल आघूर्ण की जो बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, यानी अब आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। अगर पहले ऑप्शन की आप बात करें तो जो है m0 एल टी की पावर -2 जो है वो किसकी होती है, तो गुरुत्वीय ज्योति तीव्रता की होती है। तो ध्यान रखें, गुरुत्वीय ज्योति तीव्रता की यहाँ पे m0 गुरुत्वीय गुरुत्वीय और यहाँ पे जो है तीव्रता की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है, किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है पारसेक, इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पारसेक, इनके यूनिट्स को आप मीटर में, किलोमीटर में, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे आप इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 3 × 10⁻12 मीटर है, यह कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर है। द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 3 × 10⁻12 मीटर, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इज दिस इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दे रखा है 3 × 10⁻12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया जाए, -2 और यहाँ पे 10⁻10। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया एंगस्ट्रॉम के इक्वल टू 3 × 10⁻²। और यहाँ पे आप लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, ओके। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है 10⁻² जो है वो क्या हो जाएगा, वो बाई में 100 आपका हो जाएगा। तो 3/100 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 0.03 एंगस्ट्रॉम। यानी इसका आंसर जो आएगा 0.03 एंगस्ट्रॉम आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप अगले प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होगा। इसमें से मूल राशि की पहचान करो, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल क्वांटिटीज फ्रॉम दिस। तो इसमें जो एक ही आपका दिख रहा है, द्रव्यमान दिख रहा है। ध्यान रखेंगे, बाकी आपके जो मूल राशियाँ हैं सातों का नाम आपको याद रखना है, उनके जो मात्रक होते हैं उनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पे इसके मात्रक की बात करेंगे तो अर्ग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अर्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है दूसरा जो है मात्रक अर्ग में यहाँ पे सीजीएस में जूल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का दूसरा ही मात्रक वो भी सीजीएस में वो कौन हो जाता है, वो आपका यहाँ पे जूल हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, डाइन की बात करेंगे तो बल का होता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है नाभिकीय ऊर्जा का होता है, ये जो है किसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा, डाइन। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा का होता है, नाभिकीय ऊर्जा, ओके। ध्यान रखेंगे, गाउस की बात करेंगे तो चुंबकीय प्रेरण का है, चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है अदिश राशि की बात कर रहा है। तो देखिए ऊर्जा भी यहाँ पे देखिए इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा और यहाँ पे वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा भी आपका अदिश होती है, शक्ति भी होती है और कार्य भी होती है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन
जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, किसी पिंड पर 15 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। पिंड पृथ्वी पर √3 मीटर विस्थापित हो जाता है। कार्य की गणना करें। किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो आपका होगा क्या, वर्क बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वर्क आपको फाइंड आउट करना है। तो फोर्स कास थीटा इंटू जो है आपका यस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का। कास जो थीटा कोण दे रखा है 30 दे रखा है। यस की बात करेंगे, वो आपका टाइम की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो है कितने समय के लिए लग रहा है, कार्य कर रहा है। तो समय आपका जो है यहाँ पे, अच्छा कितने मीटर तक जो है कितना वो विस्थापित हो रहा है उसके बारे में, तो कितना मीटर वो विस्थापित हो रहा है, यस आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यस आपका यहाँ पे विस्थापित हो रहा है √3 15, और ये आपका cos 30 की बात करेंगे तो √3/2 होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3/2 है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको आप चाहे तो इसको काट दो डायरेक्टली, तो आपका क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या 7.5, और देखिए रूट में जब मल्टीपल होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। तो 7 तरीके 21 और 15, यानी आपका यहाँ पे 22.5 आएगा आंसर। इसका आंसर आ गया सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जो आप करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। इन दी फॉलोइंग द फर्स्ट क्लास लीवर इज। देखिए पहले में जो है आपका कौन कौन आते हैं, तो उसमें जो कैंची होता है, प्लास होता है, ये सब आपके आते हैं। तो लेकिन आपका यहाँ पे दे ही नहीं रखा ना, तो उसका देखिए नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो आपका तृतीय यहाँ पे सेकेंड वाले में चली जाएगी, ठीक है, ये सेकेंड में होती है, यानी आपका द्वितीय। सरौता की बात करेंगे तो ये भी आपका दूसरे में चली जाती है, द्वितीय हो जाएगी, ठीक है, द्वितीय उल्लू। चिमटा की बात करेंगे तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा उल्लू है उत्तोलक। तो यहाँ पे हमारा जो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें आता कौन है, कैंची आ जाएगी, प्लास आ जाएगा, तो ये सब हमारे ऑप्शन में नहीं है। सरल मशीन का भाग नहीं है। द पार्ट ऑफ सिंपल मशीन इज नॉट। देखिए सरल मशीन के जो पार्ट होते हैं वो आपका जैसे जैक स्क्रू हो गया, घिरनी हो गया, पहिया हो गया, लेकिन भारी जल जो है यहाँ पे हमारा केवल एक कंपाउंड है, तो ये जो है हमारा कोई मशीन नहीं है, यानी इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न निम्न में से अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव डेंसिटी। देखिए अपेक्षित घनत्व की बात कर रहा है, तो इसको जो निकालने के लिए आपका यहाँ पे होता है, तो अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा, एक तो ये सही है, आर्किमिडीज सिद्धांत से ये भी सही है, हेयर के उपकरण द्वारा ये भी सही है, और एक आपकी दूसरी होती है विकल्सन हाइड्रोमीटर। विकल्सन हाइड्रोमीटर यानी 4 यहाँ पे होती हैं, 1 2 3, और विकल्सन हाइड्रोमीटर जो वो आपकी चौथी होती है। तो जल वाष्पीकरण द्वारा ये आपकी यहाँ पे अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है, यानी आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, समुद्र की धरातल में कैसा दाब होने के कारण भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। यानी वहाँ पे दाब कैसा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब होता है, बहुत अधिक दाब होता है। ड्यू टू द प्रेशर इन द सरफेस ऑफ ओशियन डू एनिमल्स सर्वाइव। इतना अत्यधिक दाब होने के कारण फिर भी जो है यहाँ पे क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रव दाब जो है वहाँ पे कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अधिक हो जाए, कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व उस पिंड के किसका अनुक्रमानुपाती होता है। व्हाट द इनर्सी ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ दैट बॉडी। यानी किसी पिंड का जड़त्व है तो उस पिंड के किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो उसी जो है पिंड के द्रव्यमान की बात कर रहा है, ठीक, उसी पिंड के द्रव्यमान की बात करेगा।
तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अपना भार नगण्य प्रतीत होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू दी हैव वेटलेसनेस, व्हाट इज दैट स्टेट कॉल्ड। यानी इसको जो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जैसे ऐसे कोई वस्तु, जैसे अभी लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो हमें वहाँ पे भारहीनता, मतलब जैसे कि हमारा कोई भार ही नहीं हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे भारहीनता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को अपना भार नगण्य प्रतीत होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भारहीनता। इसी के आगे आपका एक और क्वेश्चन भारहीनता से ही है, इसको देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल आ गए हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से भारहीनता का सही उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेटलेसनेस की बात कर रहा है। तो भारहीनता के बारे में कह रहा है, तो भारहीनता की बात करेंगे। देखिए पहला आपका है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे व्यक्ति उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है, एकदम सही है। अ पर्सन ऑर्बिटिंग द अर्थ एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, एकदम सही है पहला। लिफ्ट टूटने पर नीचे की ओर गिर रहा व्यक्ति भारहीनता का, अभी जस्ट मैंने बताया, व्हेन द लिफ्ट ब्रेक्स द पर्सन फॉलिंग डाउन फील वेटलेसनेस, आपका सेकंड भी सही है। पृथ्वी के केंद्र पर बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। अ पर्सन सिटिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, उपर्युक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। वेग के एक समान होने पर किसका मान शून्य होता है। हुज वैल्यू इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जैसे अगर वेग एक समान होगा तो त्वरण जो होता है, त्वरण की बात कर रहा है यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, वो कितना होता है, वो जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे अगर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड रहा हो, ओके, और लास्ट में भी आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड रहा हो, वेग की बात की जाए, वेलोसिटी की बात, और यहाँ पे जो टाइम आपका है वो 2 सेकेंड दे रखा हो, यानी 2 सेकेंड उसका जो है टाइम लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर यहाँ पे 10 माइनस 10 और यहाँ 2, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और ये आपका 2, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 0 ही तो होगा। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर वेग एक समान होगा, इक्वल होगा, तो त्वरण जो होगा उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे और आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें। इफ़ द इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किमी पर आवर एंड द ब्रेक इज अप्लाइड आफ्टर 5 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑन दैट कार। तो यहाँ पे कार की बात की जा रही है, तो उसमें जो है मंदन की बात कर रहा है। तो देखिए अब आपका यहाँ पे जो 72 है, ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यू से यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, प्रारंभिक वेग इसको यू से लिखते हैं। अब देखिए आपका ये 5 सेकंड है, हम तो 72 किलोमीटर को भी हम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 72 को जो है हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड, ये तो यू है। अगर यहाँ पे वी की बात करेंगे, जो आपका अंतिम वेग होगा, देखिए ब्रेक लग जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 किमी पर आवर हो जाएगा। ओके, और टाइम तो दे रखा है ऑलरेडी 5 सेकंड। तो अब यहाँ पे हमें जो निकालना है वो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन का जस्ट आपका अपोजिट मंदन आपको निकालना है। तो अब देखिए एक्सीलरेशन हम निकालेंगे, माइनस आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मंदन हो रहा है। तो अब आपका यहाँ पे है कि वी माइनस का यू अपॉन का यहाँ पे टाइम होता है। तो वी आपका कितना है 0, यू कितना है 20, और नीचे आपका 5 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए बचा कितना 20, 5 होगा 20 माइनस का 4। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका माइनस दे रखा है, लेकिन ये केवल हमारा यहाँ पे जो माइनस है वो इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये मंदन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मंदन हो रहा है, तो लेकिन हम आंसर जब लिखते हैं तो वहाँ पे मंदन के लिए हम निगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पे जो यहाँ पे निगेटिव होता है वो केवल मंदन को इंडिकेट करता है,
लेकिन हम जब ऑप्शन को लिखेंगे या जब हम अपने उत्तर को लिखते हैं तो वहाँ पे हम उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं, यानी नेगेटिव साइन उसके साथ नहीं लगाएंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4m/s² आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, इस पर मत टिक करना, बी पे मत टिक करना, ध्यान रखना, क्योंकि हम मंदन को लिखते समय जो है ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। निगेटिव साइन का यूज नहीं करते जब उनको हम आंसर के तौर पर लिखते हैं। क्यों यहाँ पे साइन आ गया है, तो उससे हमें पता चला। जैसे आप प्रॉफिट और लॉस देखिए, वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है उसमें क्या होता है, प्लस आता है। यही आपका जैसे कि 20 आया, ये प्लस है। अगर यहाँ पे लॉस आया तो ये आपका -20 है, लेकिन -20 केवल हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जब हमसे लिखा जाएगा हमें, तो हम आंसर यहाँ पे केवल 20 लिखेंगे, -20 हम कभी नहीं लिखते हैं, केवल हम लिखते हैं 20। और हम यहाँ पे निकाले क्या है, लॉस को निकाले हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी आपको समझना है, माइनस को नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आप देखेंगे, जवाब करेंगे, सही उत्तर इसका क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। कर रही हो यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे रही हो। What will be its acceleration when an object is moving with a uniform speed। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण के बारे में पूछ रहा है कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कैसा होगा। तो इसका जो त्वरण हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए और अगले प्रश्न का यहाँ पे जवाब क्या होगा, फटाफट बताएंगे। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स। तो यहाँ पे वेग और यहाँ पे समय की बात कर रहा है, तो दोनों का जो गुणनफल होता है क्या देता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 0 है, तो जो विस्थापन होगा वो कैसा होगा, वो भी तो यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए और 0 ही होगा। जब यहाँ पे दूरी कुछ नहीं तय की गई तो विस्थापन कहाँ से कुछ होगा, वो भी आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक की बात कर रहा है, सबसे कम होता है, तो जो सबसे कम यहाँ पे होता है वो किसका हो जाएगा, वो होता है एयर का, यानी कि किसका, हवा का होता है। तो आपको कमेंट करके बताना सबसे अधिक किसका होता है। जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक हीरा का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। व्हाट द पॉइंट वेयर ऑल द रेज मीट कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे सही आंसर की अगर आप बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या है। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही स्थान पर सतह पर होते हैं। इन विच केस अ नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड बाय द लाई ऑन द सेम सरफेस। यानी सभी एक ही सतह पर होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। कब ये कंडीशन होती है कि जब अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी जो एक ही कंडीशन में हों, एक ही जगह पर हों। तो कब ऐसी कंडीशन आती है, आपतन तथा परावर्तन जब होता है तब दोनों में, यानी बोथ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों कंडीशन में जो है ऐसी स्थिति आपकी होती है कि अभिलंबित किरण यानी अभिलंब की बात कर रहा है, आपतित की और परावर्तित सभी किरण जो एक ही आपके सरफेस में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा कितना होता है। व्हाट इज द ऑलवेज एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एनी मीडियम। तो कितना होगा, हमेशा जो है लगभग 1 से अधिक होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि उसका सही उत्तर क्या होगा।
जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स। देखिए अब यहाँ पे ऐसा है, अब यहाँ पे अगर जो है सघन हो तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे चलेगी, और लेकिन जैसे ही यहाँ पे होगी तो इसके अगर पास में है तो इससे क्या होगी, ये दूर हटेगी। ठीक है, इससे दूर हटेगी। लेकिन अगर यहीं पे हो और ये जो यहाँ से एंट्री करे, यहाँ पे अगर हल्की हो, ठीक है, ये आपका जो है विरल माध्यम हो, तो ये जो है क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर ऐसे सीधे ना तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकने लगेगी। ठीक है, और एक कंडीशन है वो लास्ट में जो इसको क्रॉस करके इधर पार हो जाएगी, तो इधर जाएगी एक इधर जाएगी। जब इधर जाएगी तो उसका मतलब क्या है, ये आपका नीचे वाला विरल है, और जब इधर झुक रही है तो ये आपका यहाँ पे सघन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पे जो है अभिलंब से दूर और तीव्र गति हो जाएगी, क्योंकि उसको जो है काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, तो इस वजह से वो जो है तेज़ी से भागने लगेगी। अगला प्रश्न देखेंगे और आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न, एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता होती है। अ गुड हीट इंसुलेटर हैज़ दी थर्मल कंडक्टिविटी इच। तो उसमें कैसी होती है, तो उसमें जो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो लो आपका यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो लो टेम्परेचर की बात कर रहा है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो एक अच्छे ताप रोधक में निम्न ताप चालकता होती है। तो यहाँ पे सभी आपके क्वेश्चन जो थे 25 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आपका वीडियो भी था। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।